नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर अभी आपको हम लगातार दिखाते जा रहे हैं मतदान के बाद का सूरत हाल। और इस समय हम मौजूद हैं माठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी के साथ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत, और हम तटस्थ होकर के सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। शुरुआत बस सीधे तौर पर इसी से कर दीजिए कि टिकट मिलने से लेकर कैंपेनिंग से लेकर बड़ी अग्नि परीक्षा यानी कि पोलिंग का दिन कैसा गुजरा है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बचपन से बीजेपी में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ नई नहीं थी। पहली बार पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, पर इससे पहले बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़वाने का अनुभव मेरा था। अपने जीवन में 2, 4, 6, 10, 11 तक विधानसभा सीटें मैंने संभाली। पार्टी ने मुझे वो अवसर दिया था, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। न सिर्फ स्थानीय क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी जाकर। हाँ, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां मैंने चुनाव में जाकर के अपनी भूमिका नहीं निभाई। अब चुनाव खत्म हुआ है तो आज फिर डिपार्चर है, बांदा जाकर के मुझे फिर वहां अपना काम करना है। तो पर ये जो चुनाव था, इसमें एक अलग प्रकार का अनुभव मुझे रहा इस चुनाव का। बार बार हम जनता के बीच जाते हैं, पर मोदी जी और योगी जी को लेकर के जो करंट यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, पुरुषों के बीच में देखने को मिला, मैंने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा। परिणाम क्या आएगा कोई नहीं जानता है। संभावनाओं का खेल है राजनीति, तो हम संभावनाओं पर राजनीति कर रहे हैं, विजयी होंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पर इस चुनाव में जो अंडर करंट बीजेपी के प्रति लोगों में था, वो मैंने किसी चुनाव में नहीं देखा। आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं। पहली बात तो ये दावा आपने कर ही दिया कि आप विजयी हो रहे हैं। 100% विजयी होंगे। ठीक है, तो इस दावे को हम मानते हुए, क्योंकि सभी के अपने अपने दावे, इंतजार 10 मार्च का करना है। अब आपके इस बात को हम आगे बढ़ा देते हैं। लोगों का ये फीडबैक है, चाहे हमारे मीडिया पर्सनल्स हों, हमारे शुभचिंतक हों, या अन्य लोग जो लोग राजनीति को देख और समझ रहे थे, उनका ये कहना है कि राजेश चौधरी यानी भाजपा प्रत्याशी की कैंपेनिंग और मतदान में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान आपके साथ जो पूरी वातावरण था उसमें और जिस दिन वोट डल रहे थे उस दिन में बड़ा अंतर देखने को मिला। तो क्या यही अंडर करंट की बात आप करते हैं योगी जी और मोदी जी का? देखिए, चुनाव लड़ना एक कला है। जिस दिन टिकट घोषित होगी एक माहौल होता है, फिर नॉमिनेशन करेंगे दूसरा माहौल होता है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको हमको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना होता है। पहले से प्लानिंग थी हमारी इलेक्शन लड़ने की। तो आप जो अंतर बता रहे हो सकता है 4 दिन 5 दिन पहले लोग मेरे बारे में कह रहे हो कि भाई अभी थोड़ा और आवश्यकता है काम करने की, और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो पीक पे तो वोट के दिन ले जाना था। जिस तरह से 1 साल तक विद्यार्थी तैयारी करता है, पढ़ता है, रात में, दिन में, सुबह जल्दी उठ करके, जब वो 3 घंटे का एग्जाम होता है वही परिणाम देता है। तो एग्जाम मेरा था 10 फरवरी को। उस दिन पूरी ताकत के साथ हम सब लोग लगे थे बूथ पर, और हम इसीलिए विजयी हो रहे हैं। यहाँ मेरे सवाल में फिर अंतर है, मैं और स्पष्ट करता हूँ और उसे आप क्लैरिटी से जवाब दीजिए। आपने इसका भी जवाब बहुत साफ दिया। यहाँ अंतर यह है, मैं यहाँ पर सिर्फ माठ विधानसभा की बात नहीं करता, अभी इस जनपद की 5 पे बात कर लेते हैं। हालांकि कुल 58 सीटों पर चुनाव हुआ है, लेकिन हम 5 में खुद को समेट लेते हैं। उसमें एक माठ को आपके साथ शामिल करता हूँ। क्या आपको यह महसूस हुआ है कि प्रत्याशियों की अपनी जो साख है उससे ऊपर योगी आदित्यनाथ की साख चली? देखिए, योगी जी और मोदी जी दोनों ब्रांड हैं। मोदी जी पिछले 7-7.5 साल से देश के अंदर काम कर रहे हैं। योगी जी ने 5 साल काम किया है। इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है कि उनके नाम पे वोट, जबरदस्त वोट मिलता है जी। योगी की पार्टी से हो, हाँ, अच्छा तो आपको तो देंगे वोट। मोदी की पार्टी से हो, हाँ, तो फिर तो हम आपके हैं ही। ऐसे कितने परसेंट होगा? अनेक लोग, अनेक। अब जैसे मैं कहीं जाता था प्रचार में, उन्होंने विनय किया, कोई बूढ़ी माँ मिल गई, पैर छुए, मैंने कहा मम्मा आशीर्वाद दे दो कि बेटा कौन सी पार्टी को है? बोले कमल वाले के, योगी वाले। हाँ, अरे बेटा वो तो अन्न दे रहा है, नमक खा रहे हैं वाको, उसको ही वोट देंगे। ये भावना लोगों के अंदर थी, महिलाओं की। कि इतने आपको उदाहरण मिलेंगे कि पुरुष कहीं और था और महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आई है। तो लगभग मेरी बात उस धरातल पर आ रही है कि कैंपेनिंग अलग दिशा में चलती हुई भले ही लोगों ने अनुभव की हो, लेकिन मतदान का रुख कुछ और लोगों ने समझा है। बाकी तो ईवीएम में कैद हो गया है। आपने कहा स्ट्रेटेजी कुछ बनाई जाती है, कहाँ से हम चलते हैं? पहले नाम की घोषणा हो गई, नामांकन हो गया, हमने शुरुआत कर ली, फिर हम फाइनल डे पे पहुंचते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी ये भी बनाई थी कि थोड़ा सा मैं बहुत रफ रहूंगा, बहुत टाइट हार्डकोर सा नजर आऊंगा? लगा कि लोगों ने कहा कि आप बड़े आक्रामक भी थे, गर्दन थोड़ी सी ऊंची रहती थी, क्यों ऐसा कुछ ये भी फ्रेम कर लिया था आपने?
देखिए, या ये सब कुछ क्योंकि चुनाव है तो लोग कहेंगे, इसलिए चुनाव में चल रहा था तो राजेश के लिए कुछ तो जवाब देता लाओ। हूं आपको। देखिए, मैं पहली बार चुनाव के मैदान में था, खुद पर्सनली। हाँ पर्सनली, इससे पहले तो रहा नहीं। लोगों से मेरा जितना संबंध था वो जीवंत संबंध था। एज ए लीडर, एज ए जनप्रतिनिधि मेरे संपर्क में बहुत लोग नहीं रहे थे। अभी का तो दो चुनाव लड़ा दिया आपने। वो सुमन जी का अलग प्रकार का चुनाव होता है, डेलीगेट वाला अलग प्रकार का चुनाव होता है। अब लोगों को सामने वाले में कमी ढूंढनी है। मैंने इतना काम किया कि मुझे प्रधानमंत्री अवार्ड मेरी पत्नी को मिलता है। माठ विधानसभा का एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां कुछ ना कुछ काम नहीं करा दिया होगा, तो क्या कमी ढूंढे। अब लंबाई तो भगवान ने 6 फुट 3 इंच दी है, तो मेरा तो दोष इसमें है नहीं। मैं तो 2000 लोगों के पैर छूता था सुबह से शाम तक, अभी भी छूता हूं। ये बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, सबके पैर छूता हूं आकर के। अब क्या कमी ढूंढे, बेईमानी की नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं, किसी के साथ गलत काम किया नहीं, FIR बाजी की नहीं, किसी को सत्ता के रहते हुए दुरुपयोग करके जेल भिजवाया नहीं, तो यही कमी निकालो। आप ही के तो साथ के आप ही की विधानसभा से मथुरा में आ गए व्यक्ति SK शर्मा कितने तो आरोप लगाते हैं, करोड़ों रुपए के तो आप पे वैसे CSR फंड के लगा दिए। फिर उन्होंने आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय से संबंधित कुछ और आरोप लगा दिए। आप कहते हैं आरोप नहीं है। देखिए, अच्छा चलिए, इस बात को भी, इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। यहाँ मेरी लाइन छोड़ता हूँ, फिर नई लाइन भी शुरू कर लेता हूँ। 2 सवाल एक संग हो जाएंगे। SK शर्मा जी का वहां से टिकट कटना, उसके बाद उनका जितना विलाप था, फिर मथुरा से आके लड़ना, वो भी नुकसान दे रहा है क्या? और संग में लगाए उसी श्रृंखला में तो आरोप लगते चले गए। देखिए, SK शर्मा जी ने जो आरोप लगाए, 25 करोड़ के CSR की बात कर रहे थे। उनको नॉलेज नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा अभाव है ज्ञान का। सैकड़ों करोड़ के काम हुए हैं भाई, मुझसे पूछते आकर के, मैं उन्हें आंकड़े देता। आपको चाहिए तो मैं भी देता हूं। सैकड़ों करोड़ के, मुझे लगता है 200-250 करोड़ के काम हुए होंगे। मुझे 25 करोड़ में समेट रहे हैं वो। मैं ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूं। एक भ्रष्टाचार का आरोप मेरे कोई लगा दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कम पढ़े लिखे होंगे लेकिन उनके पास व्यापार बहुत है, तो शायद संभवतः गणित तो उनकी अच्छी होगी ना। तो 250 करोड़ में से 10% उन्होंने आपका हिस्सा डाल दिया होगा, तभी 25 करोड़ का होगा। देखिए, राजनीति करना सेवा का काम है, और हर व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका अपना कुछ न कुछ टारगेट होता है। व्यापारी आता है तो व्यापार बढ़ाता है, सेवक आएगा तो सेवा का काम बढ़ाएगा। तो मैं तो सेवा के माध्यम से आया हूं। वो व्यापार करने के लिए आए तो नए नए प्रतिष्ठान खड़े करते हैं, हर चीज को पैसे से ही तोलेंगे। चलिए, कट टू कट थोड़ा सा जल्दी से सवाल करते हैं। SK शर्मा जी का वहां से हटना, पिछली बार वो लगभग 60,000 के आंकड़े पे पहुंचे थे, उसी भाजपा उसी कमल निशान पर इस बार आप चुनाव मैदान में हैं। उनका वहां से हटना, क्या उनके पॉकेट में जो उनके लिए विश्वसनीयता पर आधारित हो गए थे लोग, वहां के मतदाता, वोटर्स, जनता, क्या वो आपकी बजाय बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा की तरफ जा रहे हैं वो वोट? क्या वो नुकसान है? देखिए, SK शर्मा जी का कोई उसमें भूमिका नहीं थी। जो 60,000 लगभग वोट आया था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो बार बार दल बदलते रहे। इतिहास है दल बदलू होने का उनका अपना, क्योंकि उनकी जहां राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति होती है वहां जाते हैं। पहले तो श्याम सुंदर शर्मा के साथ चलते थे पीछे पीछे, मैंने अनेक बार दौड़ते हुए देखा स्टेशन पर बैग लेके। ऐसा नहीं है, तो वो तो उन्हीं के चेले थे। अब जहां स्वार्थ पूर्ति होगी, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया इतना मुझे देती तो मैं तो जीवन भर अभी भी भाजपा में हूं, और अगली पीढ़ी को भी कह के जाता कि भाई भाजपा में रहना बहुत दिया उनको, जो दिया बीजेपी ने। अब उनको जो वोट मिला था उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, शून्य। बीजेपी का कोर वोट है, वो उनको पड़ गया। तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का कहना है, और मैं कहता हूं इस बात को, मैं आरोप लगाता हूं कि वो सीरियस होकर के चुनाव लड़े ही नहीं तो वही जीतते पिछली बार। यस, 2017 में। हाँ, अच्छा, कुल वोट कितना पड़ा है मार्च में? लगभग अभी 2,23,000 समथिंग। 2,23,000। इसमें आपकी हिस्सेदारी? 1 लाख से ज्यादा वोट हमें मिलेगा। 2,23,000 का समथिंग पड़ा है। 1 लाख आप ले जाएंगे, बचते हैं 1,23,000। इसमें बंटवारा कैसे करते हैं? अब दोनों बांट लेंगे, जितना बांटना होगा। मुझे परिणाम से मतलब है, मैं चुनाव जीता। आपके दावे के अनुसार 10 मार्च के इंतजार के बीच आपके दावे के अनुसार पहले नंबर पर तो भाजपा यानी राजेश चौधरी, दूसरे नंबर पर कौन? देखिए, राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो भाजपा ही है। राजेश चौधरी की पहचान तो भाजपा है, इसीलिए तो जीत रहा है। अब दूसरे नंबर पर कौन आएगा मुझे नहीं लगता, दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा, कोई भी आ सकता है। 1,23,000 का बंटवारा वहां होगा। उसमें राम बाबू जी भी है ना, उसमें कांग्रेस भी है ना, 4 लोग हैं, 2 कहाँ हैं? अच्छा, 23 को फिर भी इधर कर दे तो 1 लाख। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो वो भी चुनाव लड़ रहा है। सुमन चौधरी लड़ रही है, और इधर रामबाबू कटेलिया जी लड़ रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजिकल एक उनका नॉमिनेशन या उनका इलेक्शन है, या वास्तव में वो पर मेरा ये मानना है कि जो वोट बैंक आप देखेंगे तो बीएसपी का वोट बैंक ठीक है, दूसरे नंबर पे बीएसपी को आना चाहिए। 1 और 1 11 2 लड़कों की जोड़ी, जयंत जी अखिलेश जी ने कंबाइंड सभाएं की। सबसे पहले तो पहले ही कर गए, उसके बाद और आकर के बिल्डिंग को मजबूत करने की कोशिश की। योगेश नौहवार को मना लिया गया, उनको उसी मंच पर लाया गया। योगेश नौहवार उन कदम से कदम मिलाकर संजय लाठर के संग चले, तो फिर भी आप उनको इतना हल्का आकर तीसरे नंबर पर भेजते हैं।
वो तो जाएंगी तीसरे नंबर पे। किसी का वोट बैंक वहां निश्चित तो है नहीं। दो लड़कों की जोड़ी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी हुई थी, उस समय क्या परिणाम आया आपने सब देखा। वो यूपी के 2 लड़के थे, ये 2 लड़कों की जोड़ी है। तो ये भी तो यूपी के ही हैं दोनों। जनता सब जानती है, जनता को पता है कि अखिलेश यादव को हम यदि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी, जालीदार टोपी वाले आतंक फैलाएंगे, छोटे भाई का पाजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन करके जो दंगे होते हैं, एजेंडा आप लोगों का चलता रहेगा। एकदम मतदान हो गया, फिर भी बांदा के लिए भी आपकी लैंग्वेज सेट है कि मैं बांदा जाऊंगा तो भी वहां यही बोलूंगा। अरे साहब, अब तो इससे हट जाइए, अभी इस डिबेट मुड़ जाएगी। बस आखिरी सवाल, आपने कहा कि 1 लाख से ऊपर आपका वोट, 2,23,000 पड़ा है। आप बहुत ज्यादा बढ़ के तो नहीं बोल रहे? 60,000 पे पिछली बार थे सर, 60,000 पे पिछली बार रहना, इस बार 5 साल की एंटी इनकन्वेंसी, एसके शर्मा जी का वहां से बागी होना, उनका बसपा से मथुरा से टिकट पाना और बसपा से वहां पर एक ब्राह्मण उम्मीदवार होना, आप बढ़ चढ़ करके 1 लाख तक तो नहीं पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी गरीब की पार्टी बन गई है। और इसको फिर जोड़ देता हूं सर, कैंपेनिंग के दौरान, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, आप उसका सब जवाब दीजिए। जो फीडबैक था कैंपेनिंग के दौरान तक लड़ाई के पायदान पर आप तीसरे नंबर पर गिने जाते रहे, वो तो मैं खुद आपको कह रहा हूं कि हाँ, मतदान की तस्वीर कुछ और दिखी है, फिर भी आप सीधे 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। देखो, बीजेपी का जो वोटर है ना, वो बोलता नहीं है। बोला तो था 60,000 आए तो थे। नहीं, कहाँ 1100, 2300, 3300 मार्च में लाने वाली बीजेपी 60,000 पे पहुंची तो थी सर। वही तो कह रहा हूं जो आप कह रहे हो। कहाँ पहुंच जाएंगे? नहीं, वही मुझे जवाब देने दीजिए ना। वही तो मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। वो चुप रहता है, साइलेंट वोट करता है। आज गांव गरीब हर घर में सिलेंडर पहुंचा है, आरोग्य योजना लागू हुई है। सिलेंडर तो पहुंचा, लेकिन उसको बेचारे को भरवाने के लिए पैसे, वो गरीब की पार्टी बनी है। हो गया। एक बार फिर से आपको तटस्थ होकर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे माट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी। मेरी ये शायद 6वीं 7वीं या 8वीं बातचीत है प्रत्याशियों से अलग अलग विधानसभा के। 1 लाख से तो नीचे कोई है ही नहीं। पता नहीं कौन सा तराजू आया है, कौन सी मशीन आई है, सबके वोट सीधे 1 लाख पे गिने जाते हैं। तो राजेश चौधरी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? छात्र जीवन से, जिस समय शायद इनकी वयस्क आयु भी ना हुई हो, वोट डालने का इन्हें अधिकार भी ना प्राप्त हुआ हो, उस समय से तो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति भी उस समय ऐसी, जब बीजेपी अपने निर्माण के दौर में थी, तो उस समय संघर्ष भी बहुत करना पड़ता था। उस समय लाठी डंडे भी खाने पड़ते थे, गिरफ्तारियां भी देनी होती थी। उस दौर से राजनीति करते करते, देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीति का अनुभव प्राप्त करते करते, अपनी पत्नी को 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जितवाने के बाद पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो अब माट विधानसभा को खंगाल रहे हैं। लोगों ने बहुत सारी बातें इनके चलते हुए चुनाव के दौरान कही। लोगों ने ये तक कहा कि राजेश बहुत होशियार हैं, वो सिर्फ ये एहसास कराते रहेंगे कि मैं टिकट की दौड़ में हूं, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो 2 बार उनको घर में चुनाव जीत के चुके हैं, लेकिन चूंकि राजनीति जिंदा रखनी है इसलिए एहसास कराएंगे। फाइनली जब वो टिकट ले आए तो लोगों ने कहा कि भैया, उनका तो बहुत एक खास आदमी, बहुत शीर्ष पदाधिकारी, शीर्ष नेता, उनका जिनसे उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो वहां पे बैठे हैं। तो फिर समझिए, राजेश को तो मिलनी थी। तो दोनों सिक्के के पहलू आ गए। अब जब राजेश जी ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा दंभ में है, बोली में बिल्कुल नरमी नहीं है, शरीर में जरा भी लोच नहीं है, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जब मतदान का फीडबैक आया तो लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजेश का जो मतदान है वो कैंपेनिंग से अच्छा हो गया है। तो तमाम करवटें लेते हुए माट विधानसभा का और राजेश चौधरी का चुनाव चला है। इस चलते हुई तमाम इधर उधर की उठापटक के बीच में दावा आ गया है कि मैं 1 लाख वोट से ऊपर लाऊंगा, बाकी लोगों की बात बाकी जाने। हालांकि फिर धीरे से वो ये जरूर कह जाते हैं कि बसपा से उनकी लड़ाई होगी। सबके दावे आपके सामने हैं, सबकी बातें आपके सामने हैं। अभी तक तो इस पे कुछ निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि निष्कर्ष निकालने का सर्वाधिकार अगर अभी किसी को प्राप्त है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को प्राप्त है, जिसके अंदर मतदाताओं का मत सुरक्षित है। तो 10 मार्च का इंतजार करिए। राजेश जी 10 मार्च को मंडी समिति मतगणना स्थल पर होंगे, वहां इनके दावे क्या सिद्ध होते हैं उस पर फिर इनसे बातचीत हो जाएगी। ये थी हमारी बहुत खास मुलाकात ब्रज ई अखबार पर भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी के साथ। हमारे इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।